व्यास जी, सुशील जी पिंपलवा, नेताजी चौहान, शिंगाटिया जी, मुखमाराम जी, राजेंद्र सिंह जी और अभिभावक अपने बच्चों में प्यार और गुण निर्मित करते हैं। शिक्षक बच्चों में चारित्रिक और पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। शिक्षक पुराणों में कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आपकी उपमा भगवान से भी ऊपर है। मातृशक्ति जो अपने बच्चों को निर्माण में आगे बढ़ाती है, समाज पर आप अपने निष्पक्ष रूप से सेवा करते हैं। समाज आपके द्वारा बताए गए चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को आपके द्वारा जो नवाचारों द्वारा अपने जो कार्य करवाते हैं, उनका आप हमेशा इस शिक्षा जगत में शिक्षक एक ऐसी है जो आप अपने गुणों के द्वारा हमें उत्पादन और प्रेरित करते हैं। बच्चों में जो आज चारित्रिक रूप से जो गिरावट आ रही है, वो चारित्रिक चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उस चारित्रिक रूप में हम अपने बच्चों को शिक्षित करें और उनको ये आगे बढ़ने में प्रेरणा दें कि ये समाज जो युवा पीढ़ी है, आपसे आशा है और सहयोग है। मैं इन्हीं शब्दों से आपने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान किया और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यों के बारे में विस्तार से हमें बताए श्रीमान राजेंद्र जी दादी। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को वंदन और अगला वंदन इस पावन कनक श्याम माध्यमिक विद्यालय की इस पुण्य धरा को नमन। ये सारा जो समूह है जिसने आज के जिला शैक्षिक अधिवेशन के 4 साल लगाए, यदि ये पक्ष गौण होता तो मैं जहां तक समझता हूं मंच का कोई महत्व नहीं। आदरणीय मंच, सम्मानित सदन, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय सम्मेलन के इस अवसर पर उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का भाव भरा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे जिला मंत्री भाई कैलाश जी ने संगठन की गतिविधियों के बारे में एक ब्यौरा हिसाब जो आपके लिए किया गया रखा। इससे भी अलग दिन प्रतिदिन आपसे आने वाली सारी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता जुटे रहते हैं। मेरे बात एक समझनी है, क्योंकि शैक्षिक मंच है, अधिकारियों की बात हम बाद में करेंगे। समाज के साथ हमारा सरोकार हो, समाज का पावन मंच है, समाज के सम्माननीय ऐसी शख्सियत हमारे मध्य विराजमान है। निश्चित रूप से ये नमन योग्य मंच है जो आज का पूर्णतः सामाजिक मंच है। किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मंच हमारा नहीं है, ये वंदनीय मंच, इसको एक बार सशक्त नमन। मित्रों, किणने कहूं कुण सुने, किणने कहूं कुण सुने, अपने मन की बात। श्याम सिंह जी, गूंगे मन सपनों भयो और समझ समझ पछता। किणने गूंगे मन सपनों भयो, समझ समझ पछता। शिक्षक की जो आज स्थिति है, ये पूरा मंच शिक्षा का मंच है। मुझे लगता नहीं यह शिक्षा से कोई अलग है। सारे शिक्षक हैं, अपने अपने क्षेत्र के शिक्षक हैं और श्रेष्ठ लोगों में और श्रेष्ठ है इसलिए शिक्षक है। श्रेष्ठता का मापदंड ही शिक्षक है। शिक्षक की परिभाषा श्रेष्ठता से जोड़ी जा सकती है। हमारे शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी राजनेता को नहीं बुलाया। बड़े दुखी मन से शायद प्रदेश संगठन ने यह निर्णय लिया होगा। हमने जिनको हमारे कंधे पर बैठाकर, हम जिनके लिए सीढ़ियां बने, सीढ़ियां बनकर जो हमारे पैरों हमारे ऊपर चढ़कर जहां सिंहासनारूढ़ हुए,
आज हमको एक निर्णय लेना पड़ा, हमारे अपने कार्यक्रम में हमारे अपने परिवार के सदस्यों को हम नहीं बुलाए। ये परिस्थितियां क्यों बनी? एक बात समाज के सामने आपको कहनी पड़ेगी। समाज के बीच व्यक्ति निर्माण का जिम्मा हमारा है और व्यक्ति निर्माण हम बखूबी कर रहे हैं। अभी रमेश जी खीचड़ साहब बता रहे थे, जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है ये सरकारी नीतियों से नहीं हुआ मित्रों। शराब वही रहे, नाम बदल दें, लेवल बदल दें, तो क्या शराब का नशा कम हो जाएगा? ये जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन केवल सत्ता के अपने सुख के लिए, सत्ता के अपने भविष्य के लिए, सत्ता के अपने अर्थतंत्र को बचाने के लिए और शिक्षकों की भावी पीढ़ी तैयार नहीं हो, शिक्षकों के पद तोड़ने के लिए हुए, जिसका नाम था एकीकरण। एकीकरण मात्र एक छलावा था। एकीकरण के माध्यम से आप सोचते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता आई हो, तो उन भामाशाहों का क्या होगा जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से गांव वालों की भावनाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों के नाम की याददाश्त हमेशा मानस पटों पर बनी रहे, उनके नाम पर भव्य भवन बनाए। ये लाडनू की धरती है, यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है, यहाँ सारे भवन हमारे यहाँ के भामाशाहों ने बनाए। सरकार ने एक आदेश में उनको इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि आज वहां चाहे चारागाह हो जाए, भेड़ें चराई जाए, कोई माल गोदाम में काम आ जाए या ऐसे कृत्य के लिए उसका उपयोग हो जाए, सरकार को उसकी चिंता नहीं है। और यही सरकार थी। मामा साहब ने अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा सरकार को दिया, नौनिहालों को शिक्षण के लिए दिया, और एकमात्र कारण होता तो हम उसको बेहतर शिक्षा के लिए दूर से प्रयोग कर सकते थे। सरकार नहीं मानी। सरकार जब एकीकरण में सक्सेस हुई, उस समय एक सरकार ने ऐसा कदम और उठाया जो इतिहास माफ नहीं करता। शिक्षक ने यह सोचा कि यदि बार बार हम चुप रहे, बार बार यदि सरकार की तानाशाही के आगे हम चुप रहे और ये पीपीपी मोड आ गया, तो ये शिक्षा बेच दी जाएगी उन धनाढ़ लोगों को, उन पैसेवाले लोगों को, उन व्यापारियों को। फिर शिक्षा में चरित्र संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पूरे कर्मचारी वर्ग ने, पूरे शिक्षक समाज ने इसका भरसक विरोध किया और विरोध प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल विरोध का मतलब मैं कह रहा हूं, कैलाश से बता रहे थे, हमारा जयपुर में धरना था, उसके बाद में 3 जगह के उपचुनाव होने वाले थे। देखिए, बिना चमत्कार कोई नमस्कार नहीं करता। हमने वहां एक प्रण लिया, पूरे राजस्थान का शिक्षक इन 3 विधानसभा चुनाव में जहां उपचुनाव होने वाले हैं, घर घर जाकर के अपनी बात रखेगा। अपनी बात ये रखेगा कि शिक्षा, चिकित्सा ये 2 सरकार के प्रमुख कर्तव्य हैं और सरकार इन दोनों कर्तव्यों से विमुख हो रही है। और सरकार ने यदि दोनों चीजों को निजी हाथों में दे दिया तो आपका लाडला, आपके पास पैसा नहीं होगा, पढ़ नहीं सकेगा, दलालों की चपेट में आ जाएगा, ये शिक्षा निजीकरण में चल जाएगी, आप चाह करके भी प्राण नहीं बचा सकेंगे और आपको ये चिकित्सा निजीकरण में चली जाएगी। और हमारे प्रदेश के सारे शिक्षकों ने उन 3 विधानसभा क्षेत्रों में खुल करके काम किया। हमने ये नहीं सोचा कि सरकार किसकी है, नुकसान किसको हो रहा है, हमने सोचा समाज को नुकसान हो रहा है, हमारे अभिभावक को नुकसान हो रहा है, हमारे छात्र को नुकसान हो रहा है। और शिक्षक, अभिभावक को नुकसान हो, छात्र को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, और हाथ धरा बैठा केवल ब्याज। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम तटस्थ नहीं रहे, हमने हमारी कर्तव्य का निर्वहन किया। शिक्षक होने के नाते समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है, उस दायित्व के नाते, क्योंकि हम शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्य, शिक्षक संघ राष्ट्रीय उस विचार परिवार का अंग है। वो कहता है सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार के भरोसे संगठन नहीं चलते। और जिस संगठन ने अपने आप को सरकार की गोद में बैठा लिया, जिस संगठन ने अपना अस्तित्व सरकार के हाथों में सौंप दिया, वो संगठन अपने साथियों के साथ न्याय नहीं कर सकता, अपने साथियों का भला नहीं कर सकता, और उन्हें संगठन की नेतागिरी करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि हम तो जो हक की बात करते हैं, तो हमारे पास में ही थोड़ा दूर हनुमानगढ़ गंगा नगर में एक नारा लगाया
जाता है मित्रों, मैं मेरे अंदाज में उस बात को कहूंगा, साढ़े हक इतने रख, साढ़े हक इतने रख, नहीं तो सानू अंदर तक जेल में दे दे, किंतु हक देना है तो हक दे, नहीं साढ़े हक इतने रख, नहीं तो सानू अंदर तक। और हक लेवांगा ज्योति ना, शक्ति के बल पर, ताकत के बल पर। हम तो शांति मार्ग पर चलते, जग को अपना बंधु समझते, निर्बल को नहीं देता देखो, जगत सहारा है, जगत सहारा है। शांति से मांगने से ये श्याम सिंह जी भी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। निवेदन की भूमिका में आप जाओ तो हमारे अपने डीओ साहब, हमारे वो भी शिक्षक हैं, हमारे साथ ही हैं, डीओ भी हमारा शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक संघ राष्ट्रीय तो उसकी टीस आपके चेहरे पर आएगी, चेहरे पर चुभन आएगी, चेहरे पर तलखी आएगी, चेहरे पर सुस्ती आएगी, आपके शरीर के किसी अंग में पीड़ा है तो आपका चेहरा बताएगा मामला ठीक तो नहीं। आप जाकर भी हंसना चाहेंगे तो आपकी हंसी में कहीं मिलावट आएगी, दिखेगी, सामने वाला भाग जाएगा, सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो शिक्षक संघ राष्ट्रीय यदि संविदा कर्मी पीड़ित है, पेरा टीचर पीड़ित है, प्रबोधक पीड़ित है, जिला शिक्षा अधिकारी पीड़ित है, सेकेंड ग्रेड का टीचर पीड़ित है, तो लिए सारे साथी मिलकर आंदोलन करते हैं। इसकी भी एक उदाहरण बताऊं, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, हम लोग नागौर, डीडोना, जब ये अधिकारी के पास में एनपीएस के मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने गए, आंदोलन करने गए, हमारे बुद्धिमान अधिकारी ने हमें कहा, गुरुजी आप 60 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, आप सभी उम्र में ठीक लगते हैं, मैं नहीं समझता आप नई पेंशन योजना के अंतर्गत हैं, आप सबको तो पेंशन मिलने वाली है, आपके लिए सरकार ने पेंशन बंद नहीं की है, फिर आप इस आंदोलन को लेकर क्यों आए? हमने कहा नहीं लड़ते, हम हमारी नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम हैं आप पर आंच नहीं आने देंगे, आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके लिए हम संघर्ष करेंगे, और अंतिम क्षण तक आपको लाभ मिले, आपका भविष्य सुरक्षित हो, और हमारा ये संगठन संबंधी पौधा है, ये पौधा फले फूले विकसित हो। और विकसित क्यों हो? केवल शिक्षकों के हित के लिए नहीं, केवल शिक्षकों के मांग के लिए नहीं, शिक्षकों के आर्थिक लाभ के लिए नहीं। 2 मांगे भी जो सरकार से वार्ता हुई नहीं, जो आंदोलन हुआ, उसमें 2 मांगे तो ऐसी थी, मैंने जयपुर के मंच से भी कहा और आज इस मंच से और कहना चाहूंगा। हमने कहा हमारा शिक्षक 1 महीने काम करता है तो 1 तारीख को उसको वेतन मिलना चाहिए। हमारे पीडी अकाउंट के जो शिक्षक हैं उनको 2-3 दिन में तो वेतन सरकार, अरे वेतन देना है, 2 महीने बाद देना आपको देना, 1 महीने बाद देना आपको देना, 3 महीने बाद देना आपको देना, तो उसकी व्यवस्था ये क्यों नहीं हो कि 1 तारीख को वेतन मिले तो 1 तारीख को वेतन मिले। मित्रों, समाज के बंधु बैठे हैं, पावन मंच बैठा है, क्या ये मांग हमारी को ऐसी मांग के गेट पर हमारे साथियों ने 12 दिन लगा, हर संगठन अपना सम्मेलन कर रहा है, वीओ साहब खुफिया की कोई ऐसी जांच कर ले, 7 उपशाखाएं, 7 उपशाखाओं के सारे प्रतिनिधि और सारे जुझारू साथी और जो गरिमा में उपस्थित महिलाओं के साथ इस सदन में और इस कार्यक्रम में देखने को मिली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कहीं भी आपको उपस्थिति नहीं मिलेगी, इसलिए एक बार फिर आपका साथ चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र हित में करेंगे काम। क्या कहा हमने? हमने कहा देश हित में काम करेंगे, अपना सारा समर्पण करके काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मेरी हार देश की जय हो। शिक्षक क्या चाहता है? मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, मेरे अस्तित्व मिट जाए, क्योंकि समाज, ये राष्ट्र, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे और राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने वाली सारी मान्यताएं, सारी परंपराएं जीवित रहने चाहिए। शिक्षक संघ राष्ट्रीय उन परंपराओं के लिए लड़ता है, इसलिए तो हम कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाते हैं 12 से 23 जनवरी। अधिकार की बात नहीं करते, हम शिक्षक बैठ की चिंता करते हैं, क्या बात है समाज हमसे कट क्यों गया, भूल कहां हुई है, और जहां भी भूल हुई उसको हम सुधारें। समाज के बिना शिक्षक कुछ नहीं है।
समाज के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धा का पात्र था, आज अलग थलग क्यों पड़ गया? इन सारी बातों को हम अलग अलग विद्यालयों में जाकर अलग अलग गोष्ठियों के माध्यम से चर्चाएं करते हैं। उसमें जो नवनीत निकल करके आता है, उस नवनीत को हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में उतारते हैं, उतार करके फिर विद्यालय में जाकर के ऐसा काम करते हैं कि समाज के साथ हमारा जुड़ाव हो। शिक्षक संघ राष्ट्रीय नव वर्ष के दिन प्रभात फेरी निकाले, ये संगठन का काम है क्या? अरे हम ट्रेड यूनियन नहीं है, किसी मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ने वाले नहीं है। समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के सब आयोजन में हम ऐसे सहभागी बने, समाज ये महसूस करे नहीं ये हमारे भाई हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, इनका जो कुछ है वो हमारा है और हमारा जो कुछ है वो इनका है, ये रास्ता हम लाना चाहते हैं। प्रभात फेरी नहीं निकाली, सामाजिक समरसता के नाते 14 अप्रैल हम बैठ करके चिंतन करते हैं। आज जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है, मित्रों एक बात और कहना चाहता हूं और उदाहरण दूंगा आपको, आप एक बार चिंतन करना। गुजरात के चुनाव से पहले हार्दिक पटेल साहब के बड़े जज्बे थे, बहुत बड़ी रैलियां थी, वो सारे चुनाव तक थी। समस्याएं वही खड़ी है, हार्दिक जी पटेल भी वही है, किंतु चुनाव हो गए, अब 4 साल कोई काम नहीं रहा, इसलिए सब अपने अपने घोंसले में घुस गए, किसी को कोई चिंता नहीं। और आज जो ये आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग, ये सारे विवाद आ रहे हैं, ये केवल चुनाव को केंद्र रख के आ रहे हैं। मित्रों हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक होने के नाते अपने महत्वपूर्ण दायित्व को समझें, समाज को ये बताएं हम सब पहले भी एक थे, आज एक हैं और आगे एक रहेंगे। ये एकता कोई तोड़ नहीं सकता। जाति प्रांत और वर्ग भेद को भ्रम से दूर भगाना है, भूख बीमारी और बेकारी इनको आज मिटाना है। एक देश का भाव जगा दे, सबकी भारत माता है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं। अरे छोटे छोटे छल छलावे हमको दूर करेंगे, हमारी समाज की व्यवस्थाएं टूटेगी। अरे इसके कितने गंदे परिणाम होंगे, आगे जाकर के हम कहां टिकेंगे और किन लोगों की नजरों से, किन लोगों के इशारे पर ये सब हो रहा है, और तो कोई नहीं समझेगा, किंतु हम शिक्षक हैं और शिक्षक ही नहीं, हम शिक्षक संघ राष्ट्रीय से जुड़े हुए उस विचार परिवार के शिक्षक हैं। इस दी शिक्षा के सारे अधिकारी बैठे हैं, श्याम सिंह जी भी बैठे हैं। ये समस्याएं हमेशा आएगी, समाधान हम, मैंने कहा समस्याएं अनेक, समाधान एक रहो, संगठित रहो, मिलजुल के रहो। श्याम सिंह जी हो, चाहे डीओ साहब हो, चाहे निदेशक महोदय हो, आप एक रहे तो सरकारें भी सामने आपके सामने आएगी। सरकारें एक दूसरे नहीं, सरकारें हम में से हैं, सरकारें सामने आएगी। आवश्यकता केवल मात्र आपको एकजुट रहने की है, एक साथ रहने की। आवाज दो, आवाज दो। इसलिए कहा है शिक्षक को मत छोड़ो, स्वाभिमानी है शिक्षक, अपना काम करता है, किसी के मार्ग में रोड़े नहीं अटकता है, और रोड़े अपने मार्ग में आते हैं उसका भी रास्ता खुद निकाल लेता है। किंतु जब अति हो जाती है तब शिक्षक को कहना पड़ता है। मित्रों जब जब शिक्षक बोला है, अरे जब जब शिक्षक बोला है और डोलेगा, या तो बोलेगा 2 कदम चलेगा, चल करके आपकी बात सुनेगा। हम मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। हमारे 7 सूत्रीय मांग पत्र में एक भी मांग ऐसी नहीं है। अरे वेतन विसंगति का मुद्दा 5 साल पहले वसुंधरा जी आए थे, सत्ता में आसीन होने के लिए उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया और उनका किया हुआ आप सभी विराजित हो। ये कोई तालियों में कंजूसी किस बात की है? जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर शिल्पी जैन के सम्मान में ये 2 पंक्तियां कि इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए। और तालियां भाई विनोद पीपलवा का, ये विनोद परिहार का आप सम्मान करें। जोरदार तालियों से
कुछ साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ ये देख करके मेरे साथियों की संख्या इतनी ज्यादा है और सब जागरूक है। एक समय हुआ करता था जो हम 10 या 12 मंच पर हुआ करते थे, नागौर भी 10 या 12 ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं मेरी माँ के चरणों में सादर वंदन करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत गर्व होता है ये सोचकर कि मैं उस महिला की पुत्री हूँ जिसने मरणोपरांत भी मुझे सम्मान दिलवाया। वो एक चट्टान थी, वो एक सांस थी, वो एक हिम्मत की सीमा थी। एक वक्त था जब हमने, हालांकि कुछ होगा नहीं मेरे ज्यादा बताने से, शायद कोई जागरूक हो जाए, विशेषकर मेरी बहनें। एक वक्त था जब वो हमें पढ़ाने के लिए रात को सिलाई करा करती थी। उनको मालूम था उस वक्त बहुत कम वेतन हुआ करती थी, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। उनको मालूम था कि शिक्षा ही एक चाबी है, जो एक जादू है, जो सब दरवाजे खोलती है। और उन्होंने न सिर्फ हम दोनों बहनों को इस लायक बना रहा है कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, बल्कि हमारी भाभी जो शादी के बाद में ये आई, उनकी पढ़ाई कराने के बाद में भी उनको अध्यापिका पद दिलवाया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब सब हमें आज बोलते हैं कि आपने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, तो हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कुछ भी नहीं किया। हमारा नींव का पत्थर इतना गहरा था, इतना गहरा था कि उसे कोई आंधी तूफान उठा नहीं सका, उखाड़ नहीं सका, न ही कभी उखाड़ सकता है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मेरे परिवार वालों को भी नहीं मालूम नहीं है कि वो गत 14 साल से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी के अंदर आपकी हड्डियां आंकड़े के जैसी हो जाती है, जो कट कट करके टूटती है। मैं 6 फरवरी से लीव पर थी। मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी क्योंकि वो काफी बीमार थी। फिर भी उनसे कोई मिलने आता था तो मेरे को कहती थी, बबली मसन लगा के मुझे बिठा दे, मुझे मसन लगा के बिठा दे कि इनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं बैठ नहीं सकती। इतनी उनमें हिम्मत थी। और शायद उसी हिम्मत का कुछ अंश या कण मेरे अंदर आ गया है, तो मैं मेरी बात कह सकती हूँ मंच से। मैं अब मेरी बात कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी से, जो जिन्होंने अभी बताया हमें कि शिक्षक को सभी गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, मैं आपकी बात के एकदम पक्ष के अंदर हूँ। दूध और रोटी हमको आटा भाटा लगते हैं, लेकिन हम उनका खाली बोली से विरोध करते हैं। बोली से विरोध करने से क्या होता है? कौन हमारी बात सुनेगा? विरोध बोली से नहीं, विरोध कर्मों से होना चाहिए। अगर हम वास्तव में उसका विरोध करते हैं तो क्या हम सामूहिक स्तर पर बहिष्कार कर सकते हैं? इस कार्य का कर सकते हैं क्या? शायद नहीं। हम सामूहिक स्तर पर इस कार्य का बहिष्कार नहीं कर सकते। आज भी हमें, और मैं तो कहती हूँ, मैं तो इस मामले में बहुत लगती हूँ, आज भी हमें कटोरा मांगकर भामाशाहों के दर पे जाना पड़ता है कि हमारे विद्यालय में कमरों का निर्माण कराइए। और इस मामले में हम अग्रणी हैं। हमें भामाशाहों ने कभी निराश नहीं किया। हम लाडनू से नहीं, हम जसवंतगढ़ से भी ले आते हैं और हम दूसरी जगह से भी ले आते हैं। हमारे विद्यालय में सतत कार्य हो रहा है। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, हमारी क्षमताएं किस लिए है? हमने किस लिए बीएड करा? क्या हमें बीएड में कोई ऐसा लेसन था जिसमें सिखाया जाता था कि आप भामाशाहों से हम बड़े स्तर पर इनका बहिष्कार नहीं करते हैं? तो अध्यक्ष मोदी जी, आप ऐसी कोई मुहिम चालू करिए और सबसे आगे मैं मिलूंगी आपको कि जब इन सब कार्यों का बहिष्कार हो और शिक्षक सिर्फ शिक्षण का कार्य करें। धन्यवाद। परवीना भाटी, तबीयत खराब हो गई है, हम उनका भी सम्मान करते हैं कि आपने, मेरे हिसाब से सब परिचित हैं कि किस कार्य के कारण उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ हुई थी और उस बच्चे के साथ उनका व्यवहार और उनको हॉस्पिटल ले जाना और सारे मतलब कि उसके उपचार वगैरह कराना आपने ही करवाया था। आपका संगठन परिवार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। वो आप यहाँ पर पहुँच नहीं पाई, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां जरूर बजाएं। सम्मानित मंच, उपमंच, पत्रकार बंधु,
शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारीगण, समस्त शिक्षकगण, शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मैं शायद कभी जाने का मौका नहीं मिला या जाना नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हमारे ही विद्यालय के सुरेंद्र जी, जो कि यहाँ के लाडनू ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं, उनके सहज आमंत्रण को इनकार नहीं कर पाई और आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा है कि मुझे लगा कि शायद इतने जो वर्ष मेरी सर्विस के हुए उसमें मैंने एक बहुत बेहतरीन मंच को साझा नहीं कर पाई हूँ। पहले भी आना होता और यहाँ अपनी बात को भी मैं शायद यहाँ रखती तो मुझे अच्छा लगता। अब चूँकि आप लोगों को शायद मालूम होगा, मेरा शिक्षा विभाग में ये शायद अंतिम कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद कॉलेज शिक्षा में मेरा चयन भी हो गया है, तो ये कमी जो है वो मुझे हमेशा खलेगी कि इतने अच्छे कार्यक्रम, इतनी अच्छी आपकी उपस्थिति और इतने ओजस्वी प्रखर वक्तव्य जो है उनसे मैं वंचित रहूंगी। हालांकि कॉलेज में भी आगे और भी व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन शायद जो हमारी नींव होती है, जिनको हमें मजबूत करना होता है, उन मजबूती से मैं शायद दूर हो जाऊंगी। विद्यालय 3 साल में यहाँ विद्यालय में रही, मेरा पूरा स्टाफ जो यहाँ उपस्थित है वो मुझे आभाषित करा रहा है कि अभी सर ने जैसा बोला था, राजेंद्र जी ने, कि एक रहो, एकता में ही शक्ति है। मैं जहाँ नज़र डाल रही हूँ, भुतौड़िया स्कूल का पूरा स्टाफ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है और यही शायद संगठन है। और सुरेंद्र जी ने इस चीज़ को साबित किया कि वो न केवल इस शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, बल्कि विद्यालय में भी उनकी अच्छी रही है। हमेशा अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहना और जुझारू व्यक्तित्व लेकर वो हमारे विद्यालय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आगे भी आप और आपका ये जो संगठन है वो उत्तरोत्तर उन्नति करे। 2 दिन का जो शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है, विभिन्न जो समस्याएं हैं शिक्षकों के स्तर की, उन पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हर एक बात को गंभीरता से यहाँ पर उन पर चिंतन करें, मनन करें और इसके साथ साथ शिक्षक की क्या भूमिका है बच्चों के निर्माण में, बच्चों के भविष्य के निर्माण में, उस पर भी अवश्य यहाँ पर चर्चा की जाए। क्योंकि हम अपनी समस्याएं तो इस संगठन के माध्यम से कह देते हैं, लेकिन बच्चों की क्या समस्याएं हैं, बच्चों के अभिभावकों की क्या समस्याएं हैं, उनको भी यहाँ साझा करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया क्योंकि शायद अभी और भी वक्ता होंगे और अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः यहाँ मुझे आमंत्रित किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगी कि 2 दिन का ये जिला स्तरीय जो शिक्षक सम्मेलन है वो सफलतापूर्वक संपादित हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ धन्यवाद। नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए सम्मानित मंच और जिनकी गोद में प्रलय और सर्जन खेलता है और सत्ताएं जिनकी चरणों में पड़ी रहती है, वैसे चाणक्य विष्णुगुप्त के उपासक, अपना आदर्श मानने वाले शिक्षकगण, शिक्षक की भूमिका इस विषय में कई पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। 97-98 की बात है, जब इस प्रकार में नोखा तहसील में वहाँ सामाजिक कार्यक्रम के लिए वहाँ था, तो उन्होंने बताया भाई साहब इस प्रकार का सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि भारत में इस प्रकार की जाति व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार के इतने घोटाले हो रहे हैं, चारों ओर से निराशा का वातावरण है, फिर भी ये देश अभी तक आगे बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है? उसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उसमें यह बताया गया था कि भारत का शिक्षक अभी ईमानदार है। जब तक भारत का शिक्षक ईमानदार रहेगा तब तक कोई भी शक्ति इस देश को, इस समाज को तोड़ नहीं सकती। इस प्रकार की प्रेरणा हम शिक्षक लेंगे। समाज में इस प्रकार की स्थिति है क्योंकि अभी सरकारी स्कूलों में गरीब बालक पढ़ते हैं,
धनाढ्य वर्गों के बालक नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ज्यादा अपना दायित्व बनता है कि हम ईमानदारी से उन बच्चों का निर्माण करके आगे बढ़ें, क्योंकि समाज में एक भी पिछड़ा रहता है, एक भी पीछे रह गया तो वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो भी हमारे समाज के अंग हैं। और फिर अपन कहते हैं कि उस फलाने शिक्षक का बच्चा तो वो गलियों में घूम रहा है, शराब पी रहा है, वो कर रहा है। कभी भी जिस शिक्षक ने अपनी कक्षाएं पूरी ली है उसका कोई भी बच्चा कहीं गलियों में घूमता नहीं मिलता, वो कहीं न कहीं श्रेष्ठ पदों पे आश्रित रहता है, क्योंकि उन बच्चों का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। तुलसी हाय गरीबी कबहू न निष्फल जाए, मरे जीव के चाम सो द्रोह भस्म हो जाए। क्योंकि उन बच्चों के जो बढ़ेंगे तो आशीर्वाद देंगे, और जब वो सड़कों पे घूमते हुए दिखेंगे तब उनका वो निकलेगा कि ये शिक्षक है, हमारे को पढ़ाया था, कुछ नहीं सिखाया हमारे को। तो उनके आशीर्वाद से ही आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बढ़ने वाले हैं, इसलिए उनको भगवान मानकर है। हमारे को सौभाग्य मिला है और ऐसे शिक्षक संघ से जुड़ने का सौभाग्य मिला है जो राष्ट्रवादी विचारों का पालन करता है, सृजन करता है, उनका गुणगान करता है। तो और अपन जीवन में एक शिक्षक बनने का सौभाग्य मिला है जिससे अपने बच्चे अपने राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां की श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाए तो हर व्यक्ति को, तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। सम्मान में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो, ओछी तकरो असवार कथे मायर थारो वो पूत कथे, वो एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, ऊंची तकनो असवार कथे मायर थारो वो बूट कथे, वो एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। मैं बाजो हाँ इतिहास
और निश्चित रूप से वर्तमान में संगठन का अपना एक विशेष महत्व है और उस संगठन के साथ में समर्पण अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज बहुत सी विसंगतियां हमारे संगठनों के सामने आती हैं, सरकारों के माध्यम से आती है। बहुत सी नीतियां ऐसी बना दी जाती है जिन नीतियों के माध्यम से एक शिक्षक को काम करने में बाधा आती है। लेकिन जब नीति निर्धारित होती है तो बहुत सी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है और एक व्यक्ति जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, वो सदैव पीड़ित होता रहता है। और ऐसे में ये जो संगठन ये शिक्षक हित की आवाज उठाते हैं, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अभी जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी दादी साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि जिस ओज के साथ में, जिस तेज के साथ में वो आवाज आ रही थी, मुझे लगता है कि संगठन तब सफल होगा जब हर एक के सदस्य में वो ऊर्जा जागृत हो। क्योंकि शिक्षक संघ के नेता बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके पीछे जो भाव होता है, उनके पीछे जो प्रभाव होता है, वो सब सदस्यों को होता है, सब शिक्षकों का होता है। तो जरूरत है कि ऐसे संगठनों के लिए दिल खोलकर हर प्रकार से सहयोग देने का मादा हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल हमारे जिलाध्यक्ष की नहीं है, जिला मंत्री की नहीं है। हर एक शिक्षक जो इस संगठन से जुड़ा हुआ है, उस संगठन के हर एक सदस्य का ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे मैं अपनी आवाज को मुखर करूं। क्योंकि आज जिस दौर में जो बातें हमने अभी सुनी, शिल्पी जी ने भी उस बात को दोहराया कि बहुत से ऐसे काम हमारे शिक्षकों को दे दिए जाते हैं जो शिक्षा से परे होते हैं, जो गैर शैक्षणिक श्रेणी के काम आते हैं। लेकिन ये काम क्यों दे दिए जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक अपनी बात सरकार तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा पाते हैं और नीति निर्धारण करने वाले लोग ये समझ लेते हैं कि जब ये काम कर रहा है तो ये दूध पिलाने का काम भी कर लेंगे, दोपहर में खाना खिलाने का काम भी कर लेंगे और आने वाले समय में कुछ और काम भी सौंप देंगे कि ये काम भी करना है। और वैसे भी जहां तक जानकारी है, शिक्षकों को हर काम में थोप दिया जाता है, चाहे भेड़ बकरियां गिननी हो, चाहे इंसान गिनने हो, चाहे मकान गिनने हो, चाहे दूसरे अन्य कामों में उनको लगाना हो, चाहे चुनाव की ड्यूटियां हो, चाहे बच्चों के लिए दूसरे जो गैर शैक्षणिक काम करने हो, तो इन तमाम कामों को कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा आती है। एक तरफ तो हमारी सरकार ये राग अलापती है कि शिक्षक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं पाते, उनका विद्यालय में मन नहीं लगता, विद्यालयों में क्वालिटी नहीं आती, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो दूध पिलाने का काम करें। अब दूध ओपन रहा है, गुरुजी दूध का ध्यान रखेंगे या उस बच्चे को पढ़ाने का मन करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं विसंगतियां हमारे सामने हैं। तो इन चीजों के प्रति एक संगठन आवाज उठाता है, और चूंकि इस संगठन से मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूं, राजेंद्र जी और कैलाश जी सोलंकी जैसे लीडर आपके जिला स्तर के हैं। संगठन एक एक व्यक्ति के भाव से बनता है, तो हम संगठन से कच्चे मन से न जुड़े। संगठन से अगर जुड़ना हो तो पूर्ण भाव के साथ में जुड़े, और निश्चित रूप से अगर आपका मानस सही रूप से अगर जुड़ गया संगठन के साथ में, यहाँ कनक श्याम विद्या मंदिर में बैठ करके भी अगर आप आवाज उठाते हो तो वो सरकार के कानों तक आपकी आवाज आ सकती है। बस जरूरत है कि हमारा मन मजबूत होना चाहिए। मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन की ताकत है। संगठन से जुड़े और अधिक लोगों को जोड़े, और जुड़ जाएं तो पूर्ण रूप से मन से जुड़े। आधे अधूरे स्वार्थ के साथ में किसी संगठन से जुड़कर उस संगठन का
विनाश करना है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई न करे कि घर का वैद्य लंका डाये वाली स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। जुड़ना है तो पूर्ण मन से जुड़ना है, और नहीं जुड़ना है तो उससे किनारा कर लेना है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि संगठन की शक्ति को समझें, और लाडनू की धरती पर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे लाडनू के लिए सौभाग्य की बात है। पुनः मैं आप सब, क्योंकि आप चाणक्य हो, आप समाज के वो कर्णधार हो जिन पर बहुत सी आशाएं हैं, और पूरे तमाम विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी तेजस्वी व्यक्ति हुए हैं, वो सब एक शिक्षक की दृष्टि से गुजर के हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि शिक्षक का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा मूल्य है। और शिक्षक के लिए एक प्राचीन कहावत में हमारी कहा गई है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मुझे लगता है कि गुरु के जो महत्व है वो हमेशा है, रहेगा, और आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा। पुनः एक बार आप सब लोगों को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। पावन धरा पर माँ भारती को नमन करते हुए मंच पर पदासीन सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, सम्मानित वृंद, बहने, विभिन्न क्षेत्र से शिक्षकों के हितों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सभी शिक्षक भाई और बहनों, पत्रकार महोदय, और मैं इस लाडनू की पावन धरा पर आप सबका, शिक्षक संघ का सदस्य पर आप सबका, शिक्षक संघ का सदस्य होने के नाते मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं लाडनू उपशाखा को कि बहुत समय बाद शिक्षकों का ऐसा अधिवेशन देखने को मिला है नागौर जिले में। मैं बहुत लंबे समय से शिक्षा सेवा से जुड़ा हुआ हूं। इस समाज का मुझे दायित्व मिला है, तब से मैं प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया है। नागौर जिले का नाम रोशन 1997-98 में किया था। आप पुराने बुजुर्ग लोगों को याद होगा जब प्रदेश का शैक्षिक अधिवेशन JNU में अपने यहाँ हुआ था। आप लोगों में से कितने को याद है, रामेश्वर जी यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ में विद्या को निरंतर चालू रखता है, सक्रिय रहता है। और शिक्षक समाज की बात, अभी जैसे यहाँ कई लोगों ने बात की, शिक्षक संघ का कार्यकर्ता इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा हो, सबका तन मन धन से सहयोग हो, ये जरूरी है। परंतु हम मानव हैं और मानवता के नाते भी हम ये चीज सोचते हैं कि हमारे साथ दूसरे का भी भला हो। राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला ये शिक्षक संघ, जिसका मुझे अभी कुछ ही दिनों पहले दायित्व मिला है, हम लोगों में या अभी, हालांकि वो नजरिया नहीं है, शब्द हैं, काम में लेते हैं, नेतागिरी। हमारे यहाँ पर कोई किसी का दायित्ववान होता है, वो नेता नाम नहीं होता है उसका, हम वो पद दायित्व निभाने का कार्य करते हैं। और वो सब तभी हो सकता है जैसे परिवार में सभी सदस्य यदि एक मुखिया के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो वो परिवार उन्नति की ओर अग्रसर होता है। बीच में लाइट चली गई थी,
मैं आप लाडनू वासियों को, लाडनू के शिक्षकों को, जो पुराने कार्यकर्ता हैं आज भी हैं, शिक्षक बंधु हैं, उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूं कि राजस्थान में इस लाडनू की धरा ने शिक्षक समाज में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था 97-98 में, जिस समय यहाँ एक प्रदेश का अधिवेशन करवाया था। रामेश्वर जी भाई साहब भी शायद उस समय किसी न किसी दायित्व को निर्वहन कर रहे थे। लाडनू के बारे में बीच में लाडनू जो शाखा है वो हो गई थी या कोई कार्यकर्ता नहीं था, तो मैंने इनको एक ये जिम्मेदारी दी। मैंने कहा भाई साहब आपको संगठन को खड़ा करना है, उप शाखा लाडनू को यहाँ जीवित करना है। तो मैं साधुवाद देता हूँ नरपत सिंह जी का, और उस दिन से लेकर के आज दिन तक इन्होंने जिले के एकीकृत नागौर के जिले के जिला मंत्री के तौर पर भी काम किया है। जब मैं जिलाध्यक्ष था तो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, आज अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि ये बहुत सी विषमताएं, हमारे शिक्षक समाज कभी किसी पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानता है। ये राजस्थान शिक्षक संघ, अभी राजेंद्र जी ने बताया था कि 3 उपचुनाव हुए थे वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और वो तीनों हार गई थी बीजेपी। क्यों हार गई थी? खुले मंच पर जयपुर में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के अधिवेशन पर ये बात भारतीय मजदूर संघ और राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने ये कहा था, खुले मंच पर कहा था कि हमने अजमेर में 1 लाख पर्चे बंटवाए हैं। 1 लाख पर्चे बंटवाए थे अजमेर जिले में कि ये चुनाव हारे, और तीनों चुनाव हारे। तब वसुंधरा जी ने चुनाव हारने के कुछ दिन बाद भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को फोन करके और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो चूंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्यशाला में कहीं व्यस्त थे गुजरात में, तो उन्होंने कहा मैडम 4 साल बीत गए, आपने हमसे बात नहीं की। और बीच में मैं बात बता दूं आपको, हमारे जिनके नेतृत्व में आज फलीभूत हो रहा है और उनके नेतृत्व संभालने के बाद, पूर्व में सियाराम जी के टाइम बहुत प्रखर था ये शिक्षक संघ, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, धीमा हो गया था। फिर प्रहलाद जी भाई साहब जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उनके संभालने के बाद, उनके दायित्व संभालने के बाद से आज हमारा जो 3 मंजिला भवन जयपुर में, ये 1 मंजिल का भवन था, और यहाँ बीच में इस भवन को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जो सन्नाटे से राष्ट्रीय बना है, इस भवन को लोग हड़पना चाह रहे थे। आप लोगों को पता है आज अपने राजस्थान में कितने शिक्षक संगठन हैं, पता ही नहीं, गिनती नहीं है अभी। आज शायद मेरे ख्याल से 22-25 से ज्यादा होंगे। तो ये क्या है कि महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षी आदमी होना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, और तभी विनाश हो रहा है। हम कह रहे हैं, शिक्षक क्या कहता है कि ये सबकी मांग है, एनपीए सबकी मांग है, सब शामिल क्यों नहीं हो जाते? शामिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए। पाठक जी जितने निस्वार्थ भावना के आज शिक्षक कितने के हाथ खड़े कर दो। पाठक जी कहा करते, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, शिव किशोर जी सन्नाटे और पाठक जी, इन्होंने इस संगठन को अपनी अलग विचारधारा के तौर पर इस संगठन की नींव रखी थी। क्योंकि राजस्थान का शिक्षक संघ केवल मात्र एक था, राजस्थान शिक्षक संघ, जिससे ये 2 हुए, राजस्थान शिक्षक संघ सन्नाटे और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जी, बिशन सिंह जी शेखावत, उन्होंने होना चाहिए।
और हम आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा, कोई भी हो चाहे मैं ही हूँ, हम क्या चाहते हैं, मेरा काम कैसे भी हो जाए, मेरा काम होना चाहिए। ये राष्ट्रीयता की भावना का है। जिन देशों में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत वहाँ की जनता है, वो राष्ट्र हमेशा अग्रसर रहता है। हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं जापान है, इसको कितनी बार देश ने कर दिया, परंतु वह राष्ट्रीयता की भावना के जीव रहते हैं। इसलिए वो अपने जैसे घर की संपत्ति है वैसी राष्ट्र की संपत्ति को अपने घर की संपत्ति रखते हैं, समझते हैं। हम लोगों का जब तक शिक्षा केवल ये शिक्षा जो मेघालय की हम कह रहे हैं, आज भी गजेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे कि भाई शिक्षा से सब कुछ संभव है, परंतु हम जो शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा कौन सी है, जीवनोपयोगी शिक्षा है या पेटोपयोगी शिक्षा है? केवल पेट भरने के लिए शिक्षा है, पेट भरने वाली शिक्षा। तो मैं अब वापस मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो बस जिला शाखा डीडवाना का उप शाखा राजनों की ओर से आयोजित हो रहे 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित मंचस्थ शिक्षा अधिकारी महोदय, शिक्षाविदगण, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, उप शाखाओं के पदाधिकारीगण, शिक्षक भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, राजेंद्र जी के बोलने के बाद शायद मेरे हिसाब से कोई दस्ता नहीं है किसी, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये सम्मेलन विशेषकर संगठनात्मक और बालिका शिक्षा पर फोकस करते हुए आयोजित किए जा रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। बंधुओं, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन, इसको सरकार भी मान चुकी है और विभाग इस चीज को मानता है। और इसका प्रमाण गत सरकार ने, आपको याद होगा कि शिक्षक सम्मेलनों को बंद कर दिया था। राजस्थान में पहला संगठन ये रहा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जिसके सदस्यों और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने 2 दिन का अवकाश लेकर के भी और जिला सम्मेलनों का, प्रांत सम्मेलनों का आयोजन किया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय, आप चाहे अवकाश घोषित करो या न करो, लेकिन वो अपने सम्मेलन आयोजित करेंगे और शिक्षार्थी और शिक्षक विषय पर चिंतन मनन करेंगे। बंधुओं, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय केवल इस मुद्दे को, इस नारे को लेकर नहीं चलता है कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। हमारा नारा है, राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। और बंधुओं, मुझे ये कहते बड़ी खुशी है कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय का एक कार्यकर्ता अपने शिक्षक, शिक्षार्थी तीनों के हितों का संरक्षण करते हुए संगठन के हित में कार्य कर रहे हैं। और संगठन सामाजिक सरोकार के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन, आपदा प्रबंधन के लिए सहयोग। और मैंने पिछले दफे देखा था डीडवाना शाखा ने पॉलीथीन का बहिष्कार के लिए बैग भी छपवाए थे। तो इस प्रकार का आयोजन भी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अपने हाथों में लेता है। रहा सवाल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गत केंद्र सरकार के समय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जंतर मंतर पे एक धरना दिया था नई पेंशन योजना के विरोध में। वर्तमान सरकार के 5 प्रतिनिधि उस धरने पे जंतर मंतर पे आए थे और उन्होंने हमारे से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आई तो निश्चित रूप से हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 4 साल बीतने के बाद सरकार के आंख नहीं। और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जब अशोक जी गहलोत की सरकार थी, उस समय हम लोग मिलने गए थे उनसे एक शिष्टमंडल, तो उन्होंने बड़ा सा 2% का जवाब दिया। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपके 50 संगठन है, आप सारे मिलकर के मेरे को एक मेमोरेंडम दे दो, मैं उसको एज इट इज लागू कर देता हूँ। उनको ये पता था
कि ना ये हो सकता है, ना ये को लागू ना कई सरकार उन्होंने इस बात को लेकर के और शिक्षक ने रोष व्यक्त किया और एक जन जागरण अभियान के तहत पूरे राजस्थान के अंदर रैली आयोजित की। उसका परिणाम ये हुआ कि 6ठे वेतन आयोग में कुछ आंशिक संशोधन हुआ और शिक्षकों के हित में निर्णय हुआ। चुनाव आ गए, चुनाव के समय वसुंधरा जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब सरकार गठन के बाद में आप पर सहानुभूतिपूर्ण विचार विमर्श किया जाएगा। उनको हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम उनको याद दिला रहे हैं, याद ये दिला रहे हैं कि आपने जो हमारे से वादा किया था उसको निभाओ। हमारी मांग आनंद किया, लेकिन उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं है। अभी 10 तारीख से शिक्षा संकुल पर प्रत्येक दिन 2-2 जिले और एक जयपुर उप शाखा का क्रमिक धरना आंदोलन रहा। बंधुओं, वहाँ जो गार्ड है शिक्षा संकुल का, 15 तारीख को हम धरने पे गए थे, तब वो बता रहे हैं कि मंत्री जी 4 बार निकल गए हैं, रुके नहीं। हो सकता है उनको कोई दिमाग में होगा कि हमारी सरकार या सरकार आ जाएगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन अब ये शिक्षक झांसे मारने वाले नहीं। एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा। एक बार एक दिल्ली से बॉम्बे के लिए एक ट्रेन जा रही थी और ट्रेन के अंदर जबरदस्त भीड़ थी। एक शरारती लड़का था, उसने कहा कि अब इस डिब्बे के अंदर बैठा तो टेढ़ा काम में जगह है नहीं। उसके दिमाग में फौरन हरकत आई कि अपने काम करते हैं, नकली सांप लेके आते हैं और सांप लेकर के अपन सांप चलाएंगे, डिब्बा खाली हो जाएगा, अपन आराम से जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, बाहर जा करके एक नकली सांप खरीद के लाया और डिब्बे के अंदर छोड़ के सांप हो गया, सांप आ गया, सांप आ गया, डिब्बा खाली हो गया और आप आराम से सो गया। अब डिब्बा खाली हो गया, लोगों ने वहाँ स्टेशन मास्टर को कहा कि भाई सांप आ गए और ट्रेन को रवाना करनी है। वो बंदा तो अपने आराम से नींद में सो गया, लेकिन उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि सांप और डिब्बे को काट करके बाकी ट्रेन को रवाना कर दो। ट्रेन रवाना हो गई और उस बंदा जो सो रहा था उसको वहाँ बोसिंग में ले जा करके डिब्बे को धोने में छोड़ दिया। उसकी आँख खुली, पूछा कि भैया कौन से स्टेशन है? ये तो दिल्ली है अभी, तो को बॉम्बे नहीं है क्या? बॉम्बे वाली ट्रेन तो सांप का डिब्बा काट करके वापस रवाना कर दी। तो बंधुओं, अब अपने समय आ गए और समय का इंतजार था अपने को। ये सोच रही थी सरकार के कुछ नहीं, अपने आदमी चलता रहेगा। अरे इस झांसों में कितने दिन आएंगे? हम काम करके अपना पैसा ले रहे हैं, कोई पॉकेट में पैसा नहीं ले रहे, कोई खैरात नहीं ले रहे हैं, और हमारी जायज मांगे उसको पूरा करना आपका दायित्व है। अगर प्रजा सुखी नहीं है तो उस राजा को रहने का भी कोई हक नहीं। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा। अपने थोड़ा सा शिक्षा समाज में थोड़ी गिरावट आई है, उसके पीछे मैं मेरी मानसिकता समझता हूँ कि स्कूलों के अंदर जो पोषार और निर्माण कार्य से अपनी इज्जत में गिरावट आई है निश्चित रूप से, और इसके लिए मैं शायद अपना भी कुछ दोष मानता हूँ। अपन लोग तो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं, कोई जानकारी नहीं ले लेते हैं, यार इसमें क्या करना कर। पब्लिक ये सोचते हैं कि तो बहुत बड़े घोटाले करें, जबकि ईमानदारी की बात है, शिक्षक कभी इन कामों में नहीं है। लेकिन अपन लोग उनको वापस मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते, अपना आत्मबल थोड़ा कमजोर कर लेते हैं। अपना आत्मबल मजबूत करके और उनको करारा अगर जवाब दे तो शायद ये आप अपने इस में काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये भी निवेदन है कि कृपया अपने स्कूल की बात स्कूल के 4 दीवारी में रखें। इसको बाहर ले जाने से माहौल खराब होता है, क्योंकि आज सारी स्थिति अपने अनुकूल नहीं है। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सम्मानित मंच, विभिन्न उपशाखाओं से पधारे हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, समस्त शिक्षक गण और शिक्षिकाएं, आप सभी का हमारे इस लाडनू नगर में कनकश्याम विद्यालय के छोटे से प्रांगण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कई चर्चाएं होती है, यानी 35 साल सर्विस करने के बाद में मैं सेवानिवृत्त हुआ। शिक्षकों को बहुत सारी गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, और सरकार का, जैसे कृष्ण भगवान ने
पर्वत को उठाया था, उसी तरह से सरकार की पर्वत रूपेण ये जो छतरी है उठाने के लिए कौन होता है? शिक्षक है। माँ और शिक्षक में कोई अंतर नहीं है। माँ जैसे अपने घर का सारा काम करती है, वह अपने पति का काम भी करती है, अपने बच्चों का काम करती है, सास ससुर का काम भी करती है और छोटे बच्चों का काम करती है, रिश्तेदारों का काम करती है। उसी तरह से शिक्षक भी सरकार के सारे काम करते हैं, कोई अंतर नहीं। आप अपनी माँ की धुरी जो परिवार में होती है वो अपनी धुरी समझें। शिक्षक कोई छोटी वस्तु नहीं है, शिक्षक एक आधार स्तंभ है। जैसे परिवार में माँ आधार स्तंभ है, एक धुरी है परिवार की, इसी तरह से गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, सरकार की धुरी को उठाने के लिए शिक्षक ही है। शिक्षक चाहे जिस सरकार को ला सकते हैं और शिक्षक चाहे जिस सरकार को गिरा सकते हैं। यह वास्तविकता है। मेरे 35 साल में खूब चुनाव करवाए हैं और भी करवाते हैं, आप करवा रहे हो। तो शिक्षक मजबूत दूरी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक नैतिकता पर टिकी हुई है। अभी बात चली थी कि पोषण लागू कर दिया, सरकार में सभी जगह घोटाला होते हैं, धोखाधड़ी होती है। एक ये शिक्षक ही बचा था, तो इसको भी धीरे धीरे ये चाट है ना डालने लगे। यानी ये ईमानदार कोई नहीं बचे भारत के अंदर, सब बेईमान हो जाओ, फिर बेईमान गुंडागर्दी में क्या अंतर रहेगा? कोई बचाने वाला कौन रहेगा? आज तक शिक्षक बचाता हुआ आ रहा है, अब ये भी इस तरह से करने लग जाएंगे। और पोषार में होता है भाई, 2 शिक्षक इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, वो पोषार खरीदा है, कुछ न कुछ गड़बड़ी की है। भले वो बड़ी ईमानदारी से सब्जी खरीद के लाओ, लेकिन कोई न कोई गड़बड़ी की इस तरह से मन में आ जाता है। यानी मैं ये कहता हूं कि शिक्षक बनने के साथ साथ में थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि आप गुरु भी बनना शुरू कर दें। शिक्षक सिखाता है और शिक्षक सीख देता है, शिक्षा देता है और गुरु मुक्ति देता है। शिक्षक का पढ़ाया हुआ, शिक्षक का सिखाया हुआ स्टूडेंट के सिर पर से वो सिरक जाता है, लेकिन गुरु बनकर के आप शिक्षा दोगे तो वो मस्तिष्क में गहराई तक जाएगा। आप जो हमारे यह तस्वीर विवेकानंद जी की लगी हुई है, आपको पता है कि सभी जानते हैं कि विदेश में एक बार विश्व सम्मेलन हुआ था, तो उसमें विवेकानंद जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। उसमें उनकी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 26 साल की उम्र थी। और जब उनका नंबर आया बोलने के लिए और जब वो मंच पर जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे उनके गुरु भी चल रहे थे, जबकि उनके गुरु की मृत्यु हो चुकी थी। स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके पीछे पीछे सफेद ड्रेस के अंदर अपने बच्चे का, अपने शिष्य का ध्यान रखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वो साथ में थे। और आपको पता है कि उन्होंने इतना बढ़िया भाषण दिया कि आज विश्व में उनका नाम हो गया, विश्व गुरु बन गए। ये गुरु की कृपा से होता है और यही बात आप में अपने में होनी चाहिए। आप गुरु हैं, एक ही बालक को आप कलेक्टर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये शिक्षा अपनी आत्मीयता से बच्चों को दें और उनको आगे बढ़ावें। ये नहीं कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई है, अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलें, कर्तव्यच्युत न हो, आप अपनी ड्यूटी अच्छी ईमानदारी से करें। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि हम जब लोग पढ़ाते थे तो आपस में यही आशीर्वचनों द्वारा मार्गदर्शित करें श्रीमान चौहान साहब। चंदेरी नगरी आचार्य श्री तुलसी जी की जन्मभूमि और तपोभूमि में आप सभी का स्वागत। विद्वान मंचस्थ मेरे विद्वान साथियों और बहनों, देखिए जमाना आज जो है, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है, कलयुग संघीय शक्ति है। संगठन होता है तो सब कुछ होता है, एक चीज। दूसरी है, गीता में कहा है करो कर्म, कर्मण्येवाधिकार से जो एक दुआ है कि कर्म करिए और कर्म करना फर्ज है। ये दो चीजें यदि अपन अपने जीवन में रखें
तो जो मान सम्मान की बात हो रही थी कि शिक्षकों का जो मान सम्मान गिरा है या उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, उसका मुख्य कारण जो रहा है उसको प्रत्येक शिक्षक को मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस कारण से हम जिस जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति रही है ऋषि मुनियों की, उस संस्कृति में गुरु प्रधान होता था और गुरु ने जो कह दिया, विश्वामित्र जी वाला वो ध्रुव तारा वाला बताया आपको कि उसको भेजा, वो आकाश में वहीं रोक दिया, उसको वापिस सब गिरा। देखिए आपके सामने विडंबनाएं, परेशानियां, समस्याएं बहुत सी आएंगी। जैसे अर्जुन के सामने आप बताइए पहिए चला करके उसमें मछली टांग के जल में देख करके फिर उस तीर मारने का कहा गया। उस परिस्थिति को आप सोचिए, उस परिस्थिति को आप देखिए कि आज शिक्षा विभाग में जो कुछ हो रहा है वो सेम परिस्थिति है। लेकिन हमें जिस प्रकार अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख का ध्येय रखा, वैसा ध्येय रख करके यदि अपन काम करेंगे तो मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी हमें हमारा जो ऋषि पद था, गुरु पद था, उससे हिला नहीं सकता। लेकिन उसके लिए हमें हमारा भाव परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें ये है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं या समय पे जो है उसमें चले जाएंगे, समय से पालन कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, जो संस्कार दिए हैं, जो 16 संस्कार है, उसके अनुसार हम हमारी पीढ़ी को कितना आगे दे रहे हैं, इस पे आप मनन करिए। देखिए माता पिता के बाद सबसे बड़ा पद गुरु का है और आपको कहने में मतलब मैं बताऊं तो वही बात है कि सूरज को दिया दिखाना है, आप सब जानते हैं। कमी कहाँ है ये भी सब जानते हैं, लेकिन सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इसका निराकरण कौन करे। बाहर से कोई नहीं आने वाला है, निराकरण अपन स्वयं को करना है। समस्याएं मैं बता रहा हूँ ना, एक अर्जुन के सामने भी आई थी, लेकिन उसने देर रख करके तीर चला और द्रौपदी का वर्ण कर लिया। आप भी वैसे ही टारगेट बना करके आप देखिए नित नए आते हैं। मैं जैसे अधिकारी हूँ, मैं जाता हूँ, मेरी पीड़ा रहती है ये कि मुझे एमडीएम चेक करना पड़ता है, लेकिन कभी भी बच्चे ने क्या सीखा या नहीं सीखा। 6 साल का अनुभव हो गया मुझे ब्लॉक लेवल पे रहते हुए, 3 साल पहले हो गए, 3 साल अभी हो गए। जहां पर भी जाते हैं खाना पकाना देखते हैं, खाना बना या नहीं बना। देखिए राष्ट्रीय नीतियां हैं, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। मैं निवेदन कर रहा हूं
लाडनूप शाखा के सभाध्यक्ष श्रीमान नरपत सिंह जी जोधा, आप आए और सभी का आभार ज्ञापित करें। श्रीमान नरपत सिंह जी जोधा। आवाज दो, हम एक हैं। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, थोड़ी ऊर्जा दिखाने की आवश्यकता है। 5 मिनट की बात है, मैं 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2-3 जोरदार नारे आपको मेरे साथ लगाने हैं। मेरी आवाज में आवाज आपको मिलानी है। ये आवाज जयपुर तक पहुंचनी चाहिए, मैडम के कानों तक पहुंचनी चाहिए। वो सत्ता के मन में चूर बैठी है, उसे ये बताना है कि शिक्षक आपसे कम नहीं है। जब जब शिक्षक बोला है, जब जब शिक्षक बोला है, आए हुए की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काफी मेहमान तो हमारे बीच से व्यवस्था के कारण से, मजदूरी बस ज्यादा समय होने के कारण से पधार चुके हैं वापिस। गुरुदेव बैठे हैं, नारायण जी, मैं इनका शिष्य भी रहा हूं। इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस सम्मेलन में भी, और वैसे भी हमारी ज़्यादातर उपशाखाओं की मीटिंगें जो होती हैं वो यही होती है, और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरु जी वो धन्यवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमेशा इनका परिवार, केवल नरेंद्र जी उपशाखा मंत्री है, लेकिन इनका पूरा परिवार हमेशा सहयोग में लगा रहता है। जब भी मीटिंग होती है यहाँ माकूल व्यवस्था मिलती है, चाय पानी की पूरी व्यवस्था होती है। ये जो बच्चे दोनों अभी प्रोग्राम दे रहे थे, ये भी साथ में लगे होते हैं, और यहाँ तक कि इनकी माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये परिसर इन्होंने उपलब्धि करवाया, और इसमें दिनों और रात इन लोगों ने सबने मेहनत भी की है, और ये शानदार जो सफल आयोजन हो चुका है, ये गुरुदेव के निर्देशन में हुआ है, इनके मार्गदर्शन के अंदर हुआ है। इसलिए मैं हमारे बीच से समाज सेवी गजेंद्र सिंह जी विराजमान है। वैसे तो युवा नेता भी है, लेकिन आज नेता शब्द का उपयोग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि संगठन की एक डेडलाइन डाली हुई है, तो इसलिए समाज सेवी है। वैसे मेरे छोटे भाई भी हैं, और एक बहुत बड़े संस्थान के डायरेक्टर भी हैं। जब जब इनको याद किया जाता है, तब तब ये बड़ी सरलता के साथ में हमारे बीच उपस्थित होते हैं, अपना पूरा अमूल्य समय हमें देते हैं, और जहाँ तक कि इनका आर्थिक सहयोग भी बड़े ये दिल खोल करके देते हैं, कभी किसी को निराश नहीं लौटाते। इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे शिक्षक संघ के बहुत बड़े दायित्व के धनी सुरेश कुमार जी व्यास हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत पुराने समय से इनका मेरा परिचय है, करीबन 20 साल से मैं इस संगठन के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, तो ये जाते हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे पास बीच में बीओ साहब बैठे हैं, इनको सब जानते हैं। जब भी इनसे भी जब कोई कार्य होता है, तो ये भी बड़ी सरलता के साथ में कार्य करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी मैं तो गया हूँ, तो मैं कभी निराश होकर के नहीं लौटा। मैं इनसे कार्य किसी भी तरीके से करवा के लाऊं, चाहे ये नाराज हो चाहे राजी हो, इनसे कार्य करवा ही लेता हूँ किसी भी तरीके से, और ये हमेशा सहयोग करते रहते हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया, हालांकि इतना लंबा समय ये किसी को देते नहीं है, लेकिन आज आपने बहुत लंबा समय दिया। दूसरी बात ये है कि ये शुगर पेशेंट भी है मेरी तरह, तो इतने लंबे समय तक ये बैठना भी असंभव सी बात होती है शुगर पेशेंट के लिए, क्यों बार बार टॉयलेट की समस्या रहती है। लेकिन आपने किसी भी प्रकार से इन समस्याओं का सामना करते हुए इतना लंबे समय मंच के ऊपर विराजमान रह करके जो दिया, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बुधौड़िया स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा भी विराजमान है। आपने कहते ही तुरंत हाँ कर ली और अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब दूसरी बात, ये जो कार्यक्रम हुआ और इसमें हमें आशा के अनुकूल जो संख्या प्राप्त हुई, जिसके कारण से ये सफल संचालित हो सका, ये इतनी व्यवस्थाएं करना, ये भव्यता दिखाना, ये कोई मायने नहीं रखता।
जब तक हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बल नहीं हो तब तक ये भव्यता, इतना बड़ा टेंट या भोजन की व्यवस्था, इनका कोई महत्व नहीं है। संख्या बल के सामने सब फीका होता है। और इसमें आप सभी भाइयों और बहनों ने जो सहयोग दिया है, इस संख्या को बढ़ाया है, ये भव्यता के अंदर आपने अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उप शाखा की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का कार्यक्रम हो शिक्षकों से संबंधित, तो आप इसी प्रकार से संख्या बल जुटा करके अपना योगदान देते रहें। किसी भी संगठन के अंदर पदाधिकारी कुछ नहीं होता है। किसी के मन में ये आ जाए कि मैं पदाधिकारी हूँ या मेरे कारण से संगठन चलता है, कभी संभव नहीं होता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला चुनाव बाहर नहीं फोड़ सकता। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक पदाधिकारी कुछ भी नहीं है। यानी आज के युग में सिर गिराने की आवश्यकता है, सिर कटाने की आवश्यकता नहीं। जो संगठन ज्यादा सिर गिरा सकते हैं वही सफलता प्राप्त करता है, सरकार से अपनी मांगे मंगवाने में सक्षम होता है। एक बार की एक घटना बताता हूँ। समय अवधि वापस लेने के लिए जयपुर में सभी संगठनों ने अपने अपने क्षमतानुसार प्रदर्शन किया था। हम भी गए थे, यहाँ से बस लेकर के गए थे। तो नरेंद्र जी भाई साहब जो हमारे उप शाखा मंत्री, इन्होंने पूछा था मेरे से कि कितना समय कम हो सकता है। तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि अपनी बस के अंदर संख्या देख लो, अपनी बस में जितनी संख्या है उतने मिनट कम हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इनको मैंने पहले कह दिया था कि 30 मिनट से ज्यादा कम नहीं हो सकते। क्यों? मैं क्या, हमारी संख्या इतनी होनी है वहां पे। यानी बहुत जोर लगाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संख्या राष्ट्रीय की थी, और वो भी 35-40 हजार से ज्यादा नहीं हो पाई थी। हम कितने पिछड़े हुए हैं, हम सिर गणाने में कितने पीछे रहते हैं, और फिर दोष संगठनों के ऊपर डालते हैं कि संगठन वाले क्या करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने जो आज जोश दिखाया, अपने समय का जो अमूल्य योगदान दिया, ये इसी प्रकार से देते रहे। जब जब संगठन आह्वान करे तो आप अपना अमूल्य समय जरूर दें। संगठन केवल समय मांगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। इसके अलावा जितने भी उप शाखाओं से दूर दराज से हमारे बीच में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो यहाँ पधारे हैं, बड़ी तकलीफों के बाद में यहाँ पहुंचे हैं। परवसर काफी दूर है, नावा काफी दूर है, वहां से भी बंधु यहाँ पधारे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत आभार। अब मैं विशेष तौर से इस कार्यक्रम में जो सहयोग रहा वो इस प्रकार से रहा कि एक तो ये स्मारिका प्रिंट करने समय नहीं था, 5 दिन का कार्यक्रम था ये सिर्फ, और 5 दिन में कोई भी पुस्तक प्रिंट नहीं हो सकती। ये एक असंभव सा कार्य था, और इसको संभव किया रात भर जग करके। ये पूरी रात वहां सुमित के पास में प्रेस में बैठे रहते थे, और उसके पास में बैठ करके इन्होंने ये पूरा कार्य करवाया। एक दिन मैं भी इनके साथ पूरी रात वहां रहा था। तो मैं नरेंद्र जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो बाकुल व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसमें 90% योगदान इसी बंदे का है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 90% योगदान नरेंद्र प्रसाद स्वामी का है। इसलिए मैं संगठन की ओर से बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा इस स्मारिका में शिवपाल सिंह जी राठौर का भी अमूल्य सहयोग रहा। उन्होंने अपनी रचनाएं भी दी और समय भी दिया, और इसके लिए प्रयास भी किया कि ये स्मारिका किसी प्रकार से छपे। इसके बाद जब जब शिक्षक बोला है, मजा नहीं है, जब जब शिक्षक बोला है आवाज दो, आवाज दो, बिना भोजन किए हुए घर नहीं जाएंगे। सभी बंधुओं से निवेदन है, राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद ही अपना स्थान छोड़िए, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगे, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगे, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता।